तो गंगा नदी तंत्र खत्म हो चुका है। उसके आगे जो हम लोग देखेंगे तो प्रत्येक नदी तंत्र या कह लीजिए कि प्रत्येक नदी के साथ साथ उसकी कुछ परियोजनाएं जुड़ी होती हैं। और परियोजनाएं जैसे कह सकते हो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नदी के साथ साथ पढ़ लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अलग से परियोजनाएं आप पढ़ेंगे तो उनको हो सकता है आप कभी भूल जाएं, लेकिन अगर नदी के साथ पढ़ेंगे तो आपको जुड़ाव उनसे लगातार बना रहेगा। तो नदी के साथ परियोजनाएं भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी भी परियोजनाएं थी उन सब महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात हम लोगों ने कर ली थी। आज हम गंगा नदी तंत्र की परियोजनाओं के बारे में जानेंगे और गंगा नदी तंत्र की परियोजनाएं जो मुख्य होंगी, जो मुख्य रूप से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, उन सारी परियोजनाओं के बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि उस गंगा नदी तंत्र की जो परियोजनाएं थी उस वीडियो में भी हमने बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब क्या होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब होता है एक जो है एक कोई काम कर लिया जाए, उसके साथ उससे कई लक्ष्य आपके पूरे हो जाएं। ठीक है, यानी कह सकते हो एक पंथ अनेक काज। ठीक है, आपने काम एक किया है लेकिन उससे बहुत सारे काम आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य उससे पूरे हो जाएंगे। जैसे अगर आपने बीच नदी में या नदी का पानी जो है नदी के पानी में बीच में डैम बना देते हैं या बांध बना देते हैं, जिसे हम बांध बोलते हैं, तो डैम क्या करता है, वो बहुत सारी चीजों का कह सकते हो बहुत सारी चीजों को हमको लाभ प्रदान करता है। ठीक है, जैसे डैम बना के कोई भी क्षेत्र में डैम बना दीजिए, अगर वहां पे डैम बन गया और अगर वो क्षेत्र क्या था पहले बाढ़ आपदाग्रस्त में था, यानी वहां बाढ़ बहुत भयंकर तरीके से आती थी, तो आप अगर उसमें डैम बना देंगे तो बाढ़ का पानी यानी कह सकते हो नदी का पानी इतना फोर्स से उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएगा, वो अन्य ही कहीं दूर या दूर के क्षेत्र में जहां पे हमने डैम बनाया होगा उसके पीछे वाले क्षेत्र में रुक जाएगा। ठीक है, तो पहली बात बाढ़ नियंत्रण। दूसरी बात, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या कर सकते हैं, और इससे आप कह सकते हैं कि जो है नौका के लिए भी जो है पूरा क्षेत्र हो जाता है, पीछे वाला जो क्षेत्र हो जाता है। और इससे क्या हो सकता है, और इससे जो है कृत्रिम झीलों का भी निर्माण हो जाता है। कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील। ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाई गई झील है। तो मानव के द्वारा जो बनाई गई झीलें हैं वो कैसे बनती हैं? मानव ऐसा तो नहीं है कि गड्ढा तालाब खोद के पानी भर देता है उसमें, नहीं। मानव सिर्फ क्या करता है, डैम बना देता है, और डैम बना देता है तो जो पीछे का पानी होता है वो बड़े बड़े जो है कह सकते हो कि बड़े बड़े क्षेत्रों में जाकर फैल जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर फैल जाता है। और जो बड़े क्षेत्र में जाकर फैल जाता है तो वहां पे झीलों का निर्माण हो जाता है। कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो जाता है। झील क्या होता है, झील जो है एक तालाब का बहुत बड़ा रूप होता है। ठीक है, तो झील का निर्माण हो जाता है। जैसे कहा जाए आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है ये आप हमको कमेंट में बताएं, हम वैसे बता दे रहे हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कहां पे? ये आपका सतलज नदी में। ये इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने इसको पहले पढ़ लिया है। तो सबसे बड़ी झील, तो इसी प्रकार बहुत सारी झीलों का भी निर्माण करता है बांध। ठीक है, तो चलते हैं एक एक परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण होंगी उनके बारे में बताया जाएगा, जो बहुत कम एग्जामों में पूछी गई हैं, जो एग्जामों में ना के बराबर पूछी गई हैं उनका कोई उल्लेख नहीं होगा, यानी कहने का मतलब उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। जो एग्जामों में पूछी गई हैं उनका हम लोग अच्छे से पूरा देखेंगे। जैसे गंगा नदी के बाएं अगर तट से आप देखेंगे, गंगा नदी के बाएं तट से आप देखेंगे तो पहली गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदी का नाम है राम गंगा नदी। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा के ये गंगा है आपकी, गंगा के पहले मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, राम गंगा। ठीक है, तो गंगा के साथ राम गंगा, फिर इसके बाद में गंगा के बाद कौन सी आ जाती है, फिर कौन सी आ जाती है। ठीक है, तो ये है, तो ये तो हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलती है, इसका नाम है राम गंगा नदी, और राम गंगा नदी में राम गंगा परियोजना बनी हुई है। राम गंगा परियोजना किस उद्देश्य से बनी होगी, सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई होगी या जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से बनाई गई होगी।
तो रामगंगा का जो है परियोजना बनाई गई है। ये आपकी पौड़ी गढ़वाल जिले में है। पौड़ी गढ़वाल आपका पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। जो कह सकते हो वो हम लोगों ने पढ़ा है कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, वही है गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। गढ़वाल जिला है कहाँ का? उत्तराखंड का, ठीक है। नदी है रामगंगा नदी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस याद रखना है रामगंगा नदी में जो है रामगंगा परियोजना बनी हुई है और ये पौड़ी गढ़वाल जिले में, बस, ठीक है। अगला कह रहा है टनकपुर परियोजना, ये पूछा गया है एग्जाम में। टनकपुर परियोजना आपकी कहां पर है और ये किस नदी पर स्थित है? टनकपुर परियोजना आपकी काली नदी पर स्थित है। काली नदी आप कौन सी है? काली नदी वही जो शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जब इसका हमने बताया था कि ये जहां से निकलती है वहां से इसका नाम गौरी गंगा या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नेपाल और कह सकते हो उत्तराखंड के बॉर्डर में, ठीक है, नेपाल और भारत का बॉर्डर कह लीजिए, उस बॉर्डर में इसका नाम पड़ जाता है क्या? इसका नाम पड़ जाता है आपका काली गंगा। और ये फिर आके बाराबंकी के पास, लखनऊ के बाराबंकी के पास आकर घाघरा नदी से मिलती है और वहां पे इसको किस नाम से जानते हैं? चौक के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। तो टनकपुर परियोजना क्या है? टनकपुर परियोजना आपकी काली नदी में स्थित है और ये आपका नेपाल और कह सकते हैं यूपी के बॉर्डर में परियोजना बनाई गई। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना आपकी कहां पे है? यह सीधी सी बात है, कहां पे है? गंडक नदी में। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी में क्या है? इसमें ये नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी ये 3 क्षेत्रों में इस परियोजना यानी ये परियोजना 3 क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है। नेपाल को, बिहार को और उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए जल प्राप्त करती है, कहीं पे विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया गया है, कहीं पे जो है सिंचाई के लिए या कहीं पे और किसी अन्य चीज के लिए बांध बनाया गया है। तो ये 3 क्षेत्रों को यह परियोजना लाभ पहुंचाती है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है कि सूरतपुरा, यानी ये सूरतपुरा कहाँ है? नेपाल में। देखिए सूरतपुरा नेपाल में क्या है? जल विद्युत के लिए किया गया है। कहां पे? सूरतपुरा में, नेपाल में है, वहां पे जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर या यूं कह लीजिए इसका नाम भैंसा लोटन करके है, बिहार में ये जगह है, ठीक है। प्रॉपर जो जगह है बिहार में है, भैंसा लोटन करके है, वहां पे एक बांध बनाया गया है। ये सिंचाई की दृष्टि से बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है कोसी परियोजना। इन सारी परियोजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण परियोजना आपकी कोसी परियोजना बन जाती है। कोसी परियोजनाओं का जो है निर्माण या कोसी परियोजना का इस वजह से इसका निर्माण किया गया क्योंकि कोसी नदी क्या कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि ये जो है बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ लाती है। बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान, क्षति जो है कह सकते हो बहुत बड़ी आपदा आ जाती है इसके आने से। तो इस वजह से इस जो है परियोजना का निर्माण बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस परियोजना का निर्माण बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, ठीक है। कोसी नदी पर स्थित है, बिहार और नेपाल में ये अपना लाभ पहुंचाती है, बिहार और नेपाल में। और ये इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत और सिंचाई, ये सब के उद्देश्य यही होते हैं। किसी का बाढ़ नियंत्रण नहीं होता है, जैसे इन सब का बाढ़ नियंत्रण नहीं है, लेकिन कोसी का मेन उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण को, यानी बाढ़ पे काबू पाना, यानी जो बाढ़ आती है क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काबू पाने के लिए कि पानी ना ज्यादा घुस पाए, तो वहां बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके आगे और परियोजनाएं हैं, इनको देखते हैं। और इसके आगे फिर आ जाती है कौन सी? रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद परियोजना किस नदी में होगी? तो रिहंद के नाम से ही जैसा कि मालूम चल रहा है कि रिहंद नदी परियोजना रिहंद नदी पे होगी। तो कौन सी नदी? रिहंद नदी। रिहंद नदी में कहाँ पर परियोजना बनी है? सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यह रिहंद परियोजना का निर्माण हुआ है। और इस परियोजना से मुख्यतः अगर देखी जाए तो यह परियोजना मुख्य रूप से कहाँ पे आ जाती है? यूपी में, लेकिन यह 2 राज्यों को और अपना पानी देती है, ठीक है। मतलब जो भी उस परियोजना से जो भी लाभ है, सिंचाई के लिए पानी, जल विद्युत, ठीक है, तो बहुत सारे लाभ यूपी जो है,
यूपी की एकमात्र परियोजना या यूपी क्यों कह सकते हैं कि यूपी की ही केवल परियोजना है ये, लेकिन ये 2 स्टेटों को और अपना लाभ देती है। पहला एमपी को, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश को लाभ देती है, और उसके बाद में फिर ये बिहार को लाभ देती है, ठीक है। वहां से बिहार में जो नहर गई है इसी परियोजना से, उस नहर का नाम है सोन नहर। और जैसा कि आप हम लोग जानते हैं कि ये रिहंद नदी आपकी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? आपका यहाँ से आपका सोन नदी आपकी अमरकंटक चोटी से निकलती है, जो कि एमपी में है। अमरकंटक चोटी कहाँ पे, किसका पर्वत श्रेणी, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है, और वहीं से सोन नदी निकली हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं। और हमें मालूम है कि जब कोई बांध का निर्माण होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी जलराशि का भी निर्माण होता है। जब पानी आप रोक देंगे तो पानी क्या होगा, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में, कह सकते हैं बहुत बड़े विस्तार पूर्वक क्षेत्र में फैल जाता है पानी, और फैलने के फलस्वरूप एक झील का निर्माण होता है, ठीक है। उस झील को हम कह सकते हैं कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील, क्योंकि बांध का निर्माण मानव ने किया और उसके पीछे झील बनी हुई का अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव ने उसका झील का भी निर्माण कर दिया, तो कह सकते हैं कृत्रिम झील। थोड़ा सा हम गलत बोल गए थे, माफी चाहते हैं कि हमने कहा था कि भारत की सबसे बड़े मानव निर्मित झील, हमने गोविंद बल्लभ पंत सागर को झील बोल दिया था, लेकिन ये झील नहीं है, वो उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, केवल गोविंद सागर झील, ठीक है, याद रखेंगे। थोड़ा सा पीछे मिस्टेक हो गया है कि गोविंद सागर झील है उस झील का नाम, और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो आपकी रिहंद नदी पर है, ठीक है। इसमें सिर्फ एकमात्र झील का निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत झील, ठीक है, ठीक। और ये गोविंद बल्लभ पंत ये जो झील है ये आपकी कहाँ पे है? यूपी। और इसमें देखिए नहीं बनाए हैं क्योंकि ये मैप में इतनी जगह नहीं थी, तो ऐसा समझ लीजिए कि यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है, देखिए यूपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, उस यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में ही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के साइड ये आपका थोड़ा सा जो जलागार है, यानी ये जलागार रिहंद नदी परियोजना जो है आपका, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका रिहंद नदी में जितने बुलेट पॉइंट हो सकते थे उन बुलेट पॉइंट की बारे में हमने चर्चा की। आगे देखते हैं बाण सागर परियोजना। देखो जैसे कि रिहंद नदी से मालूम चल जाता है कि रिहंद नदी परियोजना किस नदी पे है, तो रिहंद परियोजना तो रिहंद नदी पे। तो इस प्रकार बाण सागर परियोजना को याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, ये तो कभी नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसमें पूछ सकता है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कौन सी नदी पे? सोन नदी पे। ये कौन सी नदी पे थे? रिहंद सोन की सहायक नदी थी, लेकिन बाण सागर परियोजना सोन नदी की है, ठीक है। एमपी के शहडोल जिले में, अब देखा जाए तो ये एमपी के शहडोल, ये मुख्य रूप से एमपी में है, लेकिन ये कह रहा कितने राज्यों को सहायता देती है? 3 राज्यों को, यूपी, एमपी और बिहार, ठीक है, याद रखेंगे। बाण सागर परियोजना से 3 राज्यों को लाभ होता है, 3 राज्यों को लाभ होता है, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और बिहार को, वही आसपास के तीनों स्टेट को लाभ पहुंचाती है। सोन नदी आपका ऐसे निकल के पूरा आती है, और बिहार में कहाँ पे मिलती है? बिहार में पटना के पास सोन नदी जाके मिल जाती है। तो इसी प्रकार ये जो है 3 कह सकते हैं कि 3 जो है राज्यों को लाभ पहुंचाती है बाण सागर परियोजना। माता टीला परियोजना या माता टीला बांध बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि माता टीला बांध या माता टीला परियोजना, बस ये पूछा गया है किस नदी पे, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है। तो बस आप लोगों से इतना याद रखना है कि माता टीला परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पे। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, रायसेन से निकली है, एमपी के रायसेन से निकली है बेतवा नदी, ठीक है, रायसेन जिला है। और कहाँ पे? यूपी में इस बांध का निर्माण है, ठीक है। बेतवा नदी पर है माता टीला बांध, और बेतवा नदी जो है वो माता टीला बांध कहाँ पे है? मुख्य रूप से यूपी में। देखिए इनमें से 2 परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना में पूछ लेगा आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस परियोजना के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आपका रिहंद परियोजना बताना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद पूछ सकता है कि इससे कौन कौन से राज्य को लाभ पहुंचता है,
ठीक है, तो इतना बस इससे पूछा जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में जैसे चंबल नदी परियोजना है, उसके बाद सेकंड परियोजना कह सकते हैं कि उन दो सब चारों परियोजनाओं में से सबसे पहले या दोनों में से कोई दोनों परियोजना महत्वपूर्ण है, पहला दूसरा नहीं, इसमें नंबर नामांकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पहला दूसरा बता दे रहे हैं कि ये और ये इंपॉर्टेंट है इन चारों में से। ठीक है, तो चंबल नदी परियोजना चंबल परियोजना कहाँ पे होना चाहिए? चंबल नदी पे, तो सब बता देंगे, लेकिन इसमें जो पूछने वाला क्वेश्चन है कि ये किस किस को लाभ पहुंचाता है, तो ये उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाता है और मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाता है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी आपका मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, चंबल हो गया, काली सिंध हो गई, केन हो गई, ये सारी मालवा पठार से निकलती हैं। और ये आपका एक खड्ड कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये बहुत ही आड़े तिरछे तरीके से बहती है और बहुत ही बड़े बड़े खड्ड का निर्माण कर देती है। जिस प्रकार वहाँ उत्खात भूमि, यानी कह सकते हो कि वो भूमि जमीन के लिए उपजाऊ नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। जमीन तो है उपजाऊ के लिए, लेकिन अब मान लीजिए कि एक शिखर टाइप में ऐसे गड्ढा है, एक फिर ऊंचाई है, फिर ढलान इकट्ठा, तो जमीन तो मैदान में होती है, ऊबड़ खाबड़ जो है क्षेत्र में जमीन खेती नहीं की जा सकती है। तो वो खेती जो है, जो मिट्टी तो उपजाऊ है, लेकिन वो जो उसका आकार है मिट्टी का वो सही नहीं है। इस वजह से वहां पर क्या है कि जो खेती करने योग्य वो भूमि नहीं है। ठीक है, चंबल नदी पे हो गया, चंबल नदी पे, और ये इससे लाभ कौन कौन से प्रदेश को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश को मिलते हैं और मध्य प्रदेश को मिलते हैं। ठीक है, बस दो प्रदेश को इसमें लाभ मिलते हैं, और रिहंद में 3 और बाणसागर में भी 3, और रिहंद और बाणसागर दोनों एक ही नदी हैं, कह सकते हैं भाई। सोन की सहायक नदी आपकी ये है, तो जितना सोन राज्य जितने राज्यों को लाभ पहुंचाती है, उसी प्रकार आपका रिहंद नदी भी उतने ही राज्यों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, रिहंद नदी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इसमें ये है कि इसमें देखिए, कह सकते हैं कि इस चंबल नदी परियोजना में इसमें 3 जगह बांधों का निर्माण हुआ है। ठीक है, 3 जगह बांध निर्माण किए गए हैं। एक आपका कहाँ पे है? एक आपका मध्य प्रदेश में है, बाकी 2 आपके राजस्थान में, यानी 3 बांधों का निर्माण किया गया है। और उन 3 बांधों के पीछे 3 जलागार का निर्माण हुआ है, यानी कह सकते हो कि 3 कृत्रिम झीलों का निर्माण हुआ है। और वही झील सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, कि जैसे आपका 84गढ़, या अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो बस इतना याद रखिए कि एमपी में जो झील है उसे बोलते हैं गांधी सागर झील। ठीक है, देखिए एमपी और राजस्थान, यह कह सकते हो आप, एक काम ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी सागर, यानी अभी चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एमपी राजस्थान जो है एमपी में कौन सा? गांधी सागर परियोजना। मध्य प्रदेश में 2 परियोजना कौन कौन सी हैं? यानी परियोजनाओं का मतलब कह सकते हो कि बांध, यानी पहला बांध कहाँ बनाया गया? आपका मध्य प्रदेश बनाया गया। हो सकता है आपको दिख न रहा हो, तो 1 मिनट, अभी दिखेगा। ठीक है, अब तो हमारे सब दिखना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि 84गढ़ स्थान है जहां पे बांध बनाया गया है, और वो बांध जो है एमपी में बनाया गया है। उसके पीछे जो जलागार का निर्माण हुआ है, उस जलागार का नाम है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना आप याद रखेंगे बहुत, जैसे मान लीजिए हमने पहली बार गलती कर दी कि हमने बोल दिया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, लेकिन हमने गलत बोल दिया था। गोविंद बल्लभ पंत नहीं, केवल गोविंद सागर झील है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग गांधी सागर ये सब में थोड़ा सा, जवाहर सागर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो 84गढ़ है, 84गढ़ में गांधी सागर झील है, और इसके बाद में राजस्थान में 2 झीलें हैं, एक है राणा प्रताप सागर झील और एक है जवाहर सागर। कोटा राजस्थान में है, कोटा में कौन सा है? जवाहर सागर। ठीक है, इसके बाद में रावत भाटा इस कह सकते हो राणा प्रताप सागर। देखिए बस आप इतना याद रखिए कि गांधी सागर परियोजना कह सकते हो, जो गांधी परिवार है, गांधी जी हैं, ऐसा याद रखने का जो तरीका है, कह सकते हैं जो गांधी जी हैं, गांधी जी एमपी से, ये कह सकते हैं जो गांधी जी थे, कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, हमको इस समय तो नहीं हम क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जैसे मान लीजिए ये लिखा है रावत भाटा, तो रा से ये है और राणा प्रताप भी है। ठीक है, इसको याद रखिए, और जवाहर सागर। ठीक है, तो रावत भाटा
या कह सकते हो राणा प्रताप सागर और कोटा, रावत भाटा और कोटा राजस्थान में दो हैं। तो राणा प्रताप सागर रावत, राज से ये है और राज से ये है, तो याद रखने का तरीका ये हो गया, ठीक है। और जवाहर सागर याद रखने का तरीका अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, इसमें तुम सोच नहीं पा रहे, अभी नहीं सोच पा रहे हैं, अगर हो सकेगा तो हम बता रहे हैं। इसके बाद दो परियोजना और बची हैं, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी हमने चित्र बनाया था, आपको इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत बची नहीं है कि ये चंबल नदी है पूरी, और ये मध्य प्रदेश से होते हुए ऐसे करके ताकि यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी से ये कहाँ मिलती है आके, ये चंबल नदी यमुना नदी में इटावा पे आके मिलती है, ठीक है, इटावा के पास आके मिलती है। और इसमें बहुत सारी नदियाँ जैसे कि पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, ठीक है, तो बहुत सारी नदियाँ आके इसमें मिलती हैं, ठीक। ये देखिए, ये आपका जो पीछे जलागार का निर्माण हुआ है, इसका नाम क्या है, राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये आपका राणा प्रताप सागर है। ये आपका ऊपर के जो है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राजस्थान में दो झीलें का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर नीचे कौन सी, गांधी सागर झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। कुछ भी अपने हिसाब से हिस्ट्री के साथ जोड़कर देख लीजिएगा। इसके बाद दो और परियोजनाएं बची हैं, एक है आपका मयूराक्षी परियोजना और एक है आपका दामोदर घाटी परियोजना। और अगर परियोजनाओं की दृष्टि से देखा जाए कि परियोजनाएं कैसी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अब उसके बाद जैसा हमने कहा था कि दो परियोजना बची हैं, तो बस यही दो और देख लीजिए आप। पहला है आपका जो है, इसमें से पहला आपका दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा है मयूराक्षी परियोजना। इसके बाद में गंगा नदी तंत्र की परियोजनाएं क्या होगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो देखा जाए दामोदर घाटी परियोजना आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, तो इसको आप वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये परियोजना आपकी मैक्सिमम एग्जामों में पूछी जाती है, ठीक है। इसमें परियोजना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की पहली परियोजना है। भारत आपका आजाद हुआ था 1947 में, और उसके बाद क्या किया गया, 1948 में इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना का निर्माण के उद्देश्य बहुत सारे रहे, जैसे कि इसको कहा गया है बहुउद्देशीय परियोजना, और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है ना। तो इन परियोजनाओं का जो है निर्माण करने का एक जो है परियोजनाएं बनाने के बहुत सारे उद्देश्य थे, ठीक है। जैसे कि अब दामोदर घाटी परियोजना जो है, वो कह सकते हैं कि इस पे बांध बनाकर, पहले सबसे काम बांध बनाकर जो परियोजना, जैसे मान लीजिए दामोदर घाटी परियोजना है, इससे बहुत ही बाढ़ की विभीषिका, यानी कह सकते हैं बाढ़ की बहुत बड़ी तबाही फैलती थी, तो इस वजह से बांध का निर्माण किया गया। क्योंकि दामोदर नदी आप जब आके हुगली नदी से मिलती है, ठीक है, ये दामोदर नदी है, यहाँ से ये आपका दामोदर कहाँ से निकलती है, दामोदर आपका छोटे नागपुर का पठार से निकलती है, और यहाँ जाके ये आपकी हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भयंकर तरीके से बाढ़ आती है, जब भी यहाँ पे हुगली नदी से मिलती है तो भयंकर तरीके से बाढ़ आती है। तो या यूँ कह लीजिए कि इसको जो है, इसका निर्माण जो है बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है। हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी स्थितियाँ खराब थी, कि हमारा देश बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, जमीन के अंदर अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। तो इन परियोजनाओं को निर्माण करने से बहुत सारे लाभ हो सकते थे, तो इस प्रकार हम लोगों ने इन परियोजनाओं को बनाना स्टार्ट किया, निर्माण करना स्टार्ट किया अपने भारत में। तो पहली परियोजना थी भारत की दामोदर घाटी परियोजना। और ये मॉडल किस नदी के साथ, यानी इसकी संरचना, यानी हम किससे सीख लिए थे इस परियोजना को निर्माण करने में, टेनेसी नदी, यूएसए की एक नदी है टेनेसी नदी, उस परियोजना का जो है, इस परियोजना का निर्माण हमने टेनेसी नदी के संरचना से हमने इसको बनाया है। जैसी टेनेसी नदी का संरचना है, यानी कह सकते जैसे टेनेसी नदी में उत्पादन है, टेनेसी नदी में जो टेनेसी नदी किनारे जो बांध बनाकर जो कह सकते परियोजना बनाई गई थी, तो उसी प्रकार हमारे भारत में दामोदर घाटी नदी परियोजना बनाई गई टेनेसी नदी को आधार बना करके, ठीक है। ये अविभाजित झारखंड है। जब झारखंड और आपका बिहार एक साथ था, झारखंड और बिहार, तो उस समय
अविभाजित झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना, यानी ये आप यूं कह लीजिए कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दो राज्यों को ये लाभ पहुंचाती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। ठीक है, इसमें देखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहते हैं जल विद्युत कम, जल विद्युत कम लेकिन ताप विद्युत ज्यादा। जल विद्युत यानी कहने का मतलब इसमें जो बांध बनाए गए थे, बांध का निर्माण जल विद्युत के लिए बहुत कम उपयोग किया गया। बांधों का निर्माण मेरे हिसाब से वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ताप विद्युत ज्यादा क्योंकि जब बांध आप बना लोगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि दामोदर घाटी परियोजना यानी जो भारत का मैक्सिमम कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी नदी से पाया जाता है। अगर दामोदर नदी घाटी में बाढ़ आती है या किसी प्रकार की ऐसी संभावना आती है तो उन खदानों में जाकर पानी भर सकता है, और उन खदानों पानी भरने के बाद फिर उन खदानों से कोयला निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस वजह से उसका वहां बांध बना के जल को रोका गया, और जल विद्युत का तो कम उत्पादन हुआ लेकिन बाढ़ के रुकने से ताप विद्युत का आपका मैक्सिमम उत्पादन हुआ। ठीक है, ताप विद्युत का मैक्सिमम उत्पादन हुआ कहां कहां पे? बोकारो में, दुर्गापुर में, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, बोकारो आपका झारखंड में है। ठीक है, चंद्रपुरा, यानी 3 जगह पर ये आपका ताप विद्युत का निर्माण हुआ। उसका कारण यही था कि जल विद्युत का उत्पादन कम इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने अभी बताया नहीं, जल विद्युत का उत्पादन क्यों कम हुआ? क्योंकि उसको काम, उसका बाढ़ के रोकने का काम था कि बाढ़ को रोकना है, तो उसमें जल विद्युत का ज्यादा मतलब नहीं था। अगला देखते हैं, पंचेत पहाड़ी, जो इसका प्रमुख बांध है, वो बांध आपका कहां बनाया गया है? पंचेत पहाड़ी में बनाया गया है। पंचेत पहाड़ी में आप कहां है? पंचेत पहाड़ी आपकी, पंचेत पहाड़ी आपका झारखंड और बिहार कह सकते बॉर्डर के है। ठीक है, झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। ठीक है, और इसी दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, दामोदर नदी घाटी या कह सकते हो दामोदर नदी की सबसे मुख्य परियोजना, दामोदर नदी घाटी की सबसे मुख्य परियोजना कह सकते हो, मुख्य नदी जो है दामोदर नदी घाटी की कह सकते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी है। और बराकर नदी आपकी कहाँ पे है? बराकर नदी आपकी यहीं से पश्चिम कह सकते हैं कि यहाँ से निकलती है, यही झारखंड से निकलती है और यहाँ पे आके दामोदर नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी में या बराकर नदी में 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी। ठीक है, बांध बनाए गए हैं और उन्हीं बांध से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगली परियोजना और गंगा नदी तंत्र की लास्ट परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना आपका कहां पे है? मयूराक्षी परियोजना आपका कनाडा एवं पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड, कनाडा कह रहे हैं, झारखंड, जो कि ये बार बार हम बोल रहे हैं अविभाजित झारखंड। ठीक है, यानी जब इसका विभाजन नहीं हुआ था बिहार का, झारखंड बिहार के साथ सम्मिलित था, वही जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ इस परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, झारखंड के दुमका जिले में इस बांध का निर्माण हुआ था और ये किस नदी पे है? ये आपका कह सकते हो कि मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, तो ये आपका मयूराक्षी नदी तो हो सकता नहीं पूछे, लेकिन इतना पूछ लेगा कि ये मयूराक्षी परियोजना किस जो है कहां पर है, तो हम ये कह सकते हैं मयूराक्षी परियोजना झारखंड के दुमका जिले में, या इतना याद रखेंगे बस झारखंड में। तो आप देखेंगे कि ये सारी परियोजनाएं आपकी हो चुकी हैं। गंगा नदी तंत्र की जितनी इंपॉर्टेंट या कह सकते हो जितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हो सकती थी, उन सभी परियोजनाओं को देख लिया गया है, और जितने भी बुलेट पॉइंट हो सकते थे उन परियोजनाओं के अंतर्गत वो सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स को देख लिया गया है। ठीक है, तो आज से ये हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी खत्म हो गई, और अगला अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसमें परियोजनाएं बहुत कम है। फिर इसके बाद में दक्षिण भारत की परियोजनाएं और उनकी नदियां पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नदियों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद झील वगैरह आएगा, वो सब बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है।